नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। सैंडविच सेशन आज का, वेडनेसडे का सेशन, और आप देखिए मार्केट फ्लैट दिखेगा आपको। कल लास्ट आप 1 आवर में देखिए शानदार रिकवरी मार्केट ने दिखाई थी। डेज हाई के आसपास क्लोज हुआ था, लेकिन वो फॉलोअप होता हुआ नजर नहीं आया। पस्त मार्केट 24,819 के लेवल पर निफ्टी कारोबार कर रहा है, डीलों के आसपास से होवर करता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी भी देखिए पस्त फ्लैट 56,158 के लेवल पर। इनफैक्ट आप देखिए ब्रॉडर मार्केट का हाल, मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर गिरावट है। आधा फीसदी करीब गिरकर मिड कैप कारोबार कर रहा है। स्मॉल कैप रखी स्क्रीन पर, आप देखिए यहाँ पर भी करीब आधा फीसदी गिरावट 18,214 के लेवल पर। तो ब्रेथ में रस्साकसी का माहौल देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडाइसेस फ्लैट हैं और वहाँ पे गिरावट, लेकिन फिर भी स्थिति थोड़ी ठीक नजर आ रही है। अभी झुकाव जो है वो बढ़ने वाले शेयर की तरफ ही है। 1378 ऐसे स्टॉक्स जहां पर खरीदारी और 1183 ऐसे स्टॉक्स जहां पर दबाव देखने को मिल रहा है। रस्साकसी का माहौल यहाँ पे ब्रेथ में नजर आएगा। कंट्रीब्यूटर प्लेट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि कौन ड्रैग कर रहा है आज मार्केट को। रिलायंस जैसा हैवीवेट देखिए, ये परेशानी का सबब। टाटा मोटर्स में मुनाफा वसूली, आईसीआईसीआई बैंक और एचयूएल ड्रैग कर रहे हैं। एफएमसीजी पैक आज फिर से ड्रैग कर रहा है। एलएनटी देखिए रिजल्ट काफी बेहतरीन और ये कंट्रीब्यूटर में शामिल पुश करने की कोशिश। सन फार्मा, एक्सिस बैंक और एनटीपीसी के भी रिजल्ट अच्छे थे। ब्रोकरेजेस भी बुलिश, तो यहाँ पर नहीं, रिजल्ट उतने वाव नहीं थे, लेकिन ब्रोकरेजेस काफी बुलिश नजर आ रहे थे, तो एनटीपीसी लिस्ट में शामिल है। बैंक निफ्टी का भी कंट्रीब्यूटर प्लेट समझ लेते हैं। एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे काउंटर संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हैवी वेट्स देखिए आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसे काउंटर्स हालांकि काफी चले भी ये पिछले रिजल्ट्स के बाद, आज थोड़ा ड्रैग कर रहे हैं मार्केट को। और कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड बैंक भी इस कड़ी में शामिल है। तो मार्केट फिलहाल फ्लैट, लेकिन देखने वाली बात होगी कि यहाँ से कैसे फिर अपनी दिशा और दशा बदलता है मार्केट ऐसे मूड माहौल में। अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, साथ ही कहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन रही है, सब पे चर्चा करेंगे। हमारे खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं, कपिल शाह जी, ओम मेहरा जी और पवन माहेश्वरी जी। बहुत स्वागत है आप तीनों का ही। वेरी गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। बताइए ओम जी, मार्केट कल क्लोजिंग अच्छी थी, एक राहत की सांस ली थी सभी ने, लेकिन वो फॉलोअप होता हुआ नजर नहीं आया, वो सस्टेनेबल नजर नहीं आया। अब फ्लैट कर रहा है कारोबार इंडाइसेस, करना क्या चाहिए यहाँ पे, क्या हिदायत ट्रेडर्स को? जी गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग पैनलिस्ट एंड व्यूअर्स को। जी मार्केट यहाँ पे काफी कश्मकश के बीच में डूबा हुआ है और ब्रॉडर टर्म्स जो थोड़ा एक वीकनेस हमें देखने को नजर आ रहा है, क्योंकि अगर हम मंथली वाइज अगर बेसिस पे हम बात करें तो अप्रॉक्स मंथली बेसिस पे 0.3% की गिरावट हम निफ्टी में दर्ज कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो ब्रॉडर टर्म्स था, जो लार्जर टाइम फ्रेम के, उसके हिसाब से थोड़ा ट्रेंड थोड़ा शिफ्ट माइल्डली बेरी साइड में होता हुआ नजर आ रहा है। और हम लास्ट प्रीवियस कुछ सेशन से भी देख रहे हैं कि 25,000 का जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है उसको अभी तक ब्रीच नहीं कर पाया है। तो कहीं ना कहीं एक अपसाइड में एक डेड कैट बाउंस वाली एक रैली हम कल के सेशन को हम कह सकते हैं। और ब्रॉडर टर्म्स में भी एक जो शिफ्ट है स्मॉल कैप और मिड कैप में, आज उन पे भी थोड़ा सा प्रेशर दिखता हुआ नजर आ रहा है। ऑल्दो इंडिया विक्स थोड़ा सस्टेनेबल है कल के सेशन के बाद, बट मुझे लगता है कि लास्ट 2 सेशन मंथली एक्सपायरी के कल के जो सेशन है वहां मार्केट कुछ नहीं करेगा, सिर्फ परेशान करने वाले सेशन रहेंगे। तो ऐसे टाइम पे छोटा मुनाफा बांधे और पोजीशन को बिल्कुल हल्के रखे और थोड़े थोड़े प्रॉफिट बुक करते हुए चले। बिल्कुल परेशान तो कर ही रहा है मार्केट, सही कहा आपने ओम जी। तो ये स्ट्रैटेजी आपको अपनी फिलहाल मार्केट में अपनानी चाहिए, थोड़ा थोड़ा मुनाफा बांध लेना चाहिए। परेशान तो है मार्केट और सबको भी परेशान कर रहा है। कपिल जी, आपकी रीडिंग क्या कहती है? ब्रॉडर मार्केट में आज थोड़ी ज़्यादा बिकवाली देखने को मिल रही है इन कंपैरिजन टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, क्या रुझान वहाँ पर आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मार्केट का देखने जाए तो कहाँ ना कहाँ पे साइडवेज टू नेगेटिव टोन जैसा ही बना हुआ है एज फार एज द ब्रॉडर मार्केट्स आर कंसर्न। लेकिन अभी के तौर पे हम देखते हैं तो लार्ज कैप फ्लैट है, मिड कैप नेगेटिव में है, स्मॉल कैप भी फ्लैट है और माइक्रो कैप में कुछ ज्यादा मोमेंटम हमें देखने मिला हुआ है। तो ब्रॉडर रुझान साइडवेज टू नेगेटिव, लेकिन हाँ एक माइक्रो लेवल पे कहाँ ना कहाँ पे सेक्टर स्पेसिफिक कुछ ना कुछ पॉजिटिव हरकतें देखने मिल रही है। तो ये फिलहाल स्थिति मार्केट की। पवन जी, क्या करना चाहिए मार्केट में अब? ट्रेडर्स को कौन से लेवल्स वॉच आउट करने चाहिए? क्या यहाँ पे कोई ट्रेड लेना चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी में? क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं, क्योंकि रीडिंग और भविष्यवाणी तो बहुत ही मुश्किल हो गई है मार्केट में। क्रिस्टल बॉल लेके भी बैठे तो कुछ नहीं पता चल सकता। बिल्कुल आपने सही कहा श्रेया जी। गुड मॉर्निंग। देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी अभी वेट कर रहे हैं कि ग्लोबली क्या क्या जो है अगले 2-3 दिन के अंदर चेंजेस आने हैं, उसके लिए वेट एंड वॉच का सिनेरियो चल रहा है।
जैसा कल भी हम लोगों का बात हुआ था कि 25,000 के ऊपर ही हम लोग यहाँ पर बुलिश कुछ ट्रेड लेने की सोचेंगे। जब तक निफ्टी 25,000 का लेवल क्रॉस नहीं करेगा, हम लोग इसको सेल ऑन राइज ही पकड़ेंगे। तो आज भी मैं यही स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करना चाहूंगा। जब तक निफ्टी 25,000 के ऊपर डिसिसिवली क्लोज नहीं होती है, मैं इसको सेल अपॉर्चुनिटी से ही देखना चाहूंगा। और इस बाजार के अंदर मेरी सबको यही अभी सलाह रहेगी कि अगले 2 से 3 दिन जो काफी क्रूशियल है ग्लोबल इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से, वहां पर ट्रेडर्स जितना हो सके इस मार्केट को अवॉइड करके रहे। ओके 25,000 के ऊपर ही बुलिश होंगे, स्ट्रेंथ दिखेगी इनफैक्ट मार्केट में। तो फिलहाल ये स्ट्रैटेजी अपनाएं मार्केट में। ओम जी, पवन जी, कपिल जी आपके पास आऊंगे, पिक्स भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं G&G इलेक्ट्रॉनिक्स की मैनेजमेंट के साथ। और G&G इलेक्ट्रॉनिक्स की लिस्टिंग काफ़ी शानदार रही। हमने सबसे पहले खबर आप तक पहुंचाई NSE पर कंपनी के 48% प्रीमियम पर 355 रुपये प्रति शेयर पर लिस्टिंग हुई है। और IT कंपनियों के लिए लैपटॉप, डेस्कटॉप, रिफर्बिशिंग, प्रोडक्ट सोल्यूशन सर्विस के कारोबार में कंपनी काम करती है। लिस्टिंग और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के MD शरद खंडेलवाल जी। शरद जी, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, शानदार लिस्टिंग हुई आपकी। थैंक यू, डेब्यू थैंक यू वेरी अच्छा मच, हुआ है मार्केट में। बहुत बहुत जी। धन्यवाद जी शरद जी, आप देखिए, जिन्होंने ये सब्सक्राइब किया होगा IPO, उन्होंने तो काफ़ी पढ़ा होगा आपकी कंपनी के बारे में, और मैं इंट्रो में भी बता रही थी। लेकिन जो अब देखना चाह रहे हैं कंपनी को नज़दीक से, तो पहला सवाल यही कि कोर बिजनेस क्या है आपकी कंपनी का? हमारा कोर बिजनेस कंप्यूटर रिफर्बिशमेंट का है, जो हम इंडिया और इंटरनेशनल दोनों मार्केट में करते हैं। और हम 38 कंट्रीज में माल बेचते हैं अपना। और प्रोपोजिशन इज मोस्टली बिजनेस एंड वी गिव वारंटी इक्वल टू न्यू परफॉर्मेंस एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल हाई एंड कंप्यूटर्स। सो दैट्स अ वेरी वेरी गुड वैल्यू प्रोपोजिशन सब तरह के कस्टमर्स के लिए, मोस्टली बिजनेस और एजुकेशन के लिए। तो ये ई गवर्नेंस, ई एजुकेशन सबको प्रमोट करता है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रोपोजिशन एंड नीड ऑफ द आवर, बिकॉज मोर एंड मोर AI कमिंग इन। जैसे AI आ रहा है, हाई एंड कंप्यूटिंग की रिक्वायरमेंट और बढ़ेगी, तो अफोर्डेबल कंप्यूटर जिसमें बहुत बड़ा एक रोल अदा करेगा। बिल्कुल, मेरे को ऐसा लगता है 2025 खत्म होते होते AI काफी एडवांस रूप में ले लेगा, और उसमें हाई एंड कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट, और हाई एंड कंप्यूटर नॉर्मली महंगे होते हैं, और इसमें अगर हम रिफर्बिश कंप्यूटर देते हैं तो भारत नहीं, दुनिया के सारे देशों में, विकसित और विकासशील सारे देशों में इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। और ये एक वैल्यू प्रोपोजिशन उनके लिए भी जो माल अपना बेचना चाहते हैं, हम भी उनको भी मुनासिब रेट देते हैं, बिकॉज हम रिपेयर ओवर रिप्लेसमेंट अप्रोच है, कॉस्ट एफिशिएंट है, और चैनल स्ट्रेंथ को लेकर हम इंडिया नहीं दुनिया में सब जगह माल बेचते हैं, तो उसकी वजह से हम बेहतर भाव भी दे पाते हैं उनको। बिल्कुल। चलिए, हमने बिजनेस समझ लिया। शरद जी, आप बताइए, IPO तो सक्सेसफुली आ गया है, अब इसके बाद क्या 6 से 12 महीने के लिहाज से अगर मैं पूछूं तो क्या प्लानिंग है, क्या प्रायोरिटीज है कंपनी की जो अभी फिलहाल आपको एड्रेस करना है? देखिए, वही जो हम काम करते आ रहे हैं उसी में और जोर लगाना है। अब ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि हम पब्लिक मार्केट में हैं, लिस्टेड कंपनी है, तो शेयर होल्डर्स के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये विश्वास दिलाते हैं कि हम पहले से भी ज़्यादा मेहनत से काम करेंगे अपने गोल्स के लिए। हमने मिशन चालू किया था 10 साल पहले कंप्यूटर रिफर्बिशमेंट का, और जिसको काफ़ी वैलिडेशन मिला है। जो इन्वेस्टर कम्युनिटी कलेक्टिव विजडम ने बहुत बड़ा सपोर्ट दिया है, जो सबसे बड़ा मैं मानता हूँ। इंडिया में कस्टमर को, वोटर को और इन्वेस्टर हमेशा इंटेलिजेंट होता है इंडिया में, और जो हमको मैंडेट मिला है उससे हमें और एनकरेजमेंट मिला है कि इसी दिशा में और तेजी से बढ़ाए। ग्रोथ नंबर जो आपने देखे जो आए हैं वो 40-45% के आसपास आए थे। अब और ज़्यादा जोर लगाएंगे और आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। शरद जी, इन्वेस्टर डॉक्यूमेंट्स में देख रही थी आपकी, तो उसमें मेंशन है कि आपका कस्टमर और सप्लायर बेस काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड है। तो यहाँ पर डिपेंडेंसी को लेकर आपको कोई स्ट्रैटेजी है? डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं, या फिर जो चल रहा है काफ़ी ठीक लग रहा है आपको? नहीं, वो धीरे कम होता जा रहा है, पर हम चैनल स्ट्रेंथ को लेवरेज करते हैं। तो चैनल इज और एलाय, और उसके थ्रू हमें मालूम होता है हमारा माल कहाँ जा रहा है, और हम चैनल के साथ एंड कस्टमर के ट्रांजैक्शन क्लोज करते हैं। तो इसमें हमारा डिपेंडेंसी की रिस्क हम महसूस नहीं करते, क्योंकि हमें मालूम है हमारा माल किधर बिक रहा है, कौन से कस्टमर पर जा रहा है, और एंड कस्टमर एंड यूज का डेटा हमारे पास रहता है। और आगे चल के भी ये भी जो है वो भी धीरे धीरे कम होती जाएगी टॉप 10 में। आपने कहा आप ग्लोबली भी काफ़ी एक्टिव हैं। अब ग्लोबली और कोई प्लानिंग है, स्ट्रैटेजी है आपकी? कोई स्पेसिफिक मार्केट को आप टारगेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अफ्रीका या मिडिल ईस्ट?
नहीं, मिडिल ईस्ट अफ्रीका में तो हम ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। हम और डीप जाएंगे इंडिया और अमेरिका मार्केट में, मोर क्लोज टू कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट कस्टमर्स, और इसका पेनिट्रेशन और बढ़ाएंगे। जो मार्केट में है उनमें एनरिच करेंगे और जिनमें है वो एनहेंस करेंगे। तो नए मार्केट भी पकड़ेंगे। हम यूरोप के कम से कम 15 देशों में बेचते हैं, सारे विकसित देशों में बेचते हैं, अमेरिका में भी बेचते हैं, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, इंडिया, सब जगह बेचते हैं। तो इसी वर्क को और तेजी रफ्तार से करना है, ये बेसिक स्ट्रेटजी है। ओके शरद और जी, ये क्या ESG के जो टेलमेंट है ग्लोबली, ESG टेलमेंट ग्लोबली है, ये हमको शायद इसका काफी, फ्रांस गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को 20% कंप्यूटर रिफर्बिश होने चाहिए। ये COP28 का भी हिस्सा है। तो इसका रीयूज इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिसाइकलिंग, ई वेस्ट के में भी आता है। तो मुझे लगता है ये टेलमेंट से भी हमें काफी फायदा होगा, और हम ई वेस्ट रिडक्शन में भी बहुत बड़ी मदद करते हैं। और एक प्रोपोजिशन, इट्स इज अ गुड एज अ बिजनेस के लिए भी अच्छा है, ये एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा है, इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी अच्छा है। एक यूनिक बिजनेस है जो इतने सारे स्टेक होल्डर्स को अच्छे से कवर करता है। बिल्कुल सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रही है शरद जी यहाँ पे। लेकिन सवाल भी मेरा थोड़ा डिफरेंट था, गवर्नमेंट के ऊपर था कि क्या आप किसी गवर्नमेंट इनिशिएटिव या फिर बात करें ESG फ्रेमवर्क के साथ काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ प्लानिंग है आपकी या अभी कर रहे हैं आप? नहीं, अभी हमने ऐसा कुछ किया नहीं है, पर मुझे ऐसा महसूस होता है कि हमारे देश में भी इसको लेके कुछ प्रोग्रेसिव पॉलिसीज आएंगी, क्योंकि ई स्क्रैप, ई वेस्ट तो प्रॉब्लम रियल है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी मन की बात में कुछ दिन पहले कहा था, 2 टन वेस्ट टू वेल्थ, यानी उन्होंने ई वेस्ट की बात की थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जब भी कोई पॉलिसी आएगी, विल बी स्टैंडिंग टॉल एंड फर्म टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट सेम एंड विल डिलीवर वैल्यू टू ऑल स्टेक होल्डर्स। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शरद जी, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, आपकी इतनी शानदार डेब्यू हुई है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर क्वार्टर्स, अपकमिंग क्वार्टर्स। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चलिए, जसकतस निफ्टी और बैंक निफ्टी जिन लेवल्स पे कारोबार कर रहे थे उसी लेवल्स पर इंटैक्ट हैं। चलिए पहले अब रिटर्न कार्ड की स्थिति देख लेते हैं, क्या खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो में फेरबदल हुआ है या फिर पहले पायदान पर ओम मेहरा जी हैं, आप देखिए 8.5% के करीब इनका पोर्टफोलियो रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे पायदान पे पवन माहेश्वरी जी 2.5% से ज्यादा का रिटर्न इनके पोर्टफोलियो से जनरेट होता हुआ। कपिल शाह जी का पोर्टफोलियो 1.5% के करीब पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। ओम जी का पोर्टफोलियो रखते हैं स्क्रीन पर, क्या एक्शन लिया उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में, कौन से स्टॉक से की है प्रॉफिट बुकिंग, कौन से स्टॉक्स को कर रहे हैं होल्ड, साथ ही कौन से स्टॉक से किया है एग्जिट। इंटरग्लोब एविएशन सेल साइड की ट्रेड थे, एग्जिट कर लिया है। नवीन फ्लोरिन से प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। रैलिस इंडिया और BEML को अभी भी होल्ड करके चल रहे हैं। ओम जी बताइए, पहली पिक क्या है? जी, यहाँ पे मेरी पहली पिक रहेगी अल्काइल अमाइन पे। करंट भाव अप्रॉक्स 2260 के आसपास ट्रेड कर रहा है, कि काफी अच्छा वॉल्यूम सर्च के साथ एक फ्लैट ट्रेंड पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है। तो इसका एक्सपेक्टेड हम टारगेट रखेंगे 2600 का, और इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 2190 का। एल्काइल अमाइंस अच्छी तेजी, डे हाई पर आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा 2.5% की तेजी के साथ। 2600 के टारगेट 2190 का आपको लगाना है, स्टॉप लॉस ध्यान रखिए, बाई साइड की ट्रेड है। पवन जी का पोर्टफोलियो स्कैन कर लेते हैं, इन्होंने क्या एक्शन लिया अपने पोर्टफोलियो में, कहाँ से की है प्रॉफिट बुकिंग, वो जानना जरूरी, फिर पिक्स की तरफ बढ़ेंगे। एग्जिट कर लिया इंडियन बैंक और साथ ही साथ GMR एयरपोर्ट से, सेल साइड की ट्रेड थी दोनों की। बताइए पवन जी, पहली पसंद आपकी? श्रेया, मैं ICICI लोम्बार्ड GIC में शॉर्ट जाना चाहूंगा। अभी 1906-7 रुपए के आसपास इसका प्रेजेंट लेवल चल रहा है। 1920 रुपए मेरा इसमें स्टॉप लॉस रहेगा, और 1800 मेरे 55 तक के टारगेट है। 1855 1855 1855 के नीचे के टारगेट शॉर्ट की ट्रेड है। पवन जी कल से एकदम सेल साइड के मोड में, लगातार सेल साइड की ट्रेड इनकी तरफ से आती हुई, तो ये ध्यान रखिए 1920 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अब स्कैन कर लेते हैं कपिल जी का पोर्टफोलियो, क्या एक्शन लिया उन्होंने, उसके बाद पिक्स लेंगे उनसे। एक बात ज़रूरी है समझना आपके लिए भी, कोरोमंडल इंटरनेशनल से प्रॉफिट बुकिंग, साथ ही इन्होंने किया है ग्लैंड फार्मा से भी प्रॉफिट बुकिंग। बताइए कपिल जी, पहली पसंद? जी, अब मेरा यहाँ पे पहला स्टॉक एमक्योर रहेगा, जो कि फार्मा सेक्टर से बिलोंग करता है। स्टॉक तकरीबन कुछ 1425 के लेवल के यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ पे बाय का व्यू बनता है। स्टॉप लॉस 1398, 1398 और टारगेट 1530 एमक्योर। 1530 एमक्योर बाइक की साइड इनकी तरफ से आती हुई 1530 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। स्टॉप लॉस दोहराएंगे कपिल जी? जी, 1398 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट 1530। जी, 1398 का स्टॉप लॉस और 1530 का आपको लगाना है, टारगेट प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं एमक्योर फार्मा में।
पवन जी, एक और स्कोप आपके पोर्टफोलियो में, दूसरा स्टॉक भी सेल साइड? नहीं श्रेया, मैं एक्चुअली सेकंड स्टॉक के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहूंगा, क्योंकि ये मार्केट अगर सुबह के लेवल को तोड़ता है तो फिर मैं शायद बाय साइड में। ठीक है, तो थोड़ा सा इंतजार पवन जी की तरफ से। हालांकि निफ्टी ने बहुत माइनर अभी थोड़ा सा रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है, देखते हैं कि क्या आगे की दिशा होती है यहाँ पर। बताइए कपिल जी, का स्कोप आपके भी पोर्टफोलियो में है, चुना है आपने स्टॉक? जी मैं थोड़ा वेट करना चाहूंगा। जी बिल्कुल। तो ठीक है, पवन जी और कपिल जी की तरफ से थोड़ा सा इंतजार, मार्केट देखते हैं कैसे स्थिति यहाँ पे उभरते हुए आती है नजर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। चलिए वक्त हो चुका है अब शो को आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ते हैं, फटाफट से स्क्रीन पर लेकर आते हैं हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो। कपिल शाह जी के पोर्टफोलियो के साथ शुरुआत करते हैं। इन्होंने सुझाया एमक्योर फार्मा, बाय साइड की ट्रेड, टारगेट 1530, स्टॉप लॉस मेंटेन्ड है, 1398 के लेवल पर मेंशन्ड है। क्या स्थिति यहाँ पर फ्लैट कारोबार कर रहा है? अब ओम जी का पोर्टफोलियो स्कैन कर लेते हैं। इन्होंने सुझाया आज के सत्र में रैलिस इंडिया, BEML, अल्काइन एमिन्स और तीनों ही बाय साइड की ट्रेड इनकी। रैलिस इंडिया में टारगेट 415, स्टॉप लॉस 370, BEML में टारगेट 4600, स्टॉप लॉस 3970 और अल्काइल अमाइंस में टारगेट 2600 और 2190 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। स्थिति क्या है, प्रॉफिट या लॉस क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर? अल्काइल अमाइंस नेगेटिव रिटर्न, BEML से भी नेगेटिव रिटर्न और रैलिस इंडिया करीब 1.5% का पॉजिटिव रिटर्न फिलहाल देता हुआ नजर आ रहा है। पवन जी का पोर्टफोलियो, ICICI लोम्बार्ड, सेल साइड की ट्रेड, टारगेट नीचे का 1855, स्टॉप लॉस 1920। क्या स्थिति यहाँ पे, क्या रिटर्न मिल रहे हैं दिख रहे हैं? अभी फ्लैट कारोबार कर रहा है। मुनाफा का मीटर क्या कहता है, कौन खिलाड़ी आगे बने हुए हैं? हफ्ते का तीसरा कारोबारी सत्र और देखिए ओम मेहरा जी पहले पायदान पर बने हुए हैं, 7.5% से ज़्यादा का रिटर्न इनका पोर्टफोलियो जनरेट करता हुआ नजर आ रहा है। पवन जी और कपिल शाह जी के बीच में मुकाबला थोड़ा कड़ा है, 2.5% के करीब पवन जी का पोर्टफोलियो रिटर्न दे रहा है और कपिल शाह जी का जो दूसरे पायदान पर उनका पोर्टफोलियो 3.5% से ज़्यादा का रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। कोई भी अपडेट इनकी तरफ से वो हम मिड कैप मंत्रों में लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, पिक्स बताने के लिए। चलिए फिलहाल इस शो से इतना ही, अब सीधी मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।